स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। आशीष अपने दोस्तों के साथ रात के समय में सुनसान इलाके से गुजर रहे थे। हालांकि वो जो इलाका है वो दिन के समय में तो काफ़ी चहल पहल होती है, लेकिन रात के समय में वो काफ़ी सुनसान हो जाता है क्योंकि शहर जो है वो कोई इतना बड़ा था नहीं कि रात के 12-1 बजे तक भी चहल पहल हो। अब ये 4-5 दोस्त थे, इनके साथ इनका बेस्ट फ्रेंड रमित भी था। अब ये तो वैसे सूफी हैं, लेकिन इनके जो बाकी सारे दोस्त हैं वो ड्रिंक वगैरह करने का शौक करते हैं और रमित जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्रंकर था। अब इन सब में से जो हालत है सबसे ज़्यादा ख़राब रमित की थी। अब इसके पीछे कोई कारण था या फिर आज रमित के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से कुछ साल पहले आशीष के भाई सूर्या के साथ हुआ था। अब सूर्या कौन है? जैसा कि मैंने कहा कि आशीष के कज़न, ये तो पता लग ही गया, लेकिन उसके साथ हुआ क्या था और उसका रमित के साथ लिंक था क्या? ये चलते जा रहे थे अपने घर की ओर, शायद किसी पार्टी से आए थे और फ्री की दारू कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली थी रमित ने। अब चलते 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 ये एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो आमतौर पर काले जादू टोने टोटकों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, बदनाम है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े से चौराहे की। अब जैसे जैसे आशीष, रमित और बाकी जो दोस्त थे वहाँ पर बढ़ते जा रहे थे तो आशीष की नज़र एक हांडी पर बढ़ती है। छोटी सी मटकी जो है वो वहाँ पर पड़ी होती है और उसके आसपास कुछ ऐसे लग रहा था कि शायद किसी ने धूप धुकाई हुई है और कुछ जैसे जैसे पास आते जा रहे थे नींबू वगैरह नजर आ रहे थे। आशीष जैसे जैसे उस चीज़ को देखता जा रहा था, उसको आइडेंटिफाई करता जा रहा था, उसकी आंखों में डर बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसको याद आ रही थी सूर्या की बातें, अपने कज़न ब्रदर की बातें। अभी ये उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे और आशीष अपने दोस्तों को थोड़ा सा साइड पे करना शुरू कर देता है क्योंकि उसको डर था कि कहीं गलती से भी इस हांडे की ऊपर कहीं पैर ना पड़ जाए। लेकिन अब रमित, जैसा कि मैंने कहा कि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, वो तो उसी तरह बढ़ने लग पड़ा जैसे कि कोई हांडी जो है उसके लिए खेल की चीज़ थी। अब वो हल्की फुल्की गालियाँ बकते हुए हंसते हुए उस हांडी की ओर बढ़ने लग पड़ता है और जो आशीष है वो उसको रोकने लग पड़ता है। अब रमित तो बिल्कुल पिए हुआ था, उसको तो इस चीज़ की सेंस ही नहीं थी और वो उसको छुड़ाने की कोशिश करता है और करता है क्या हो गया भाई, ये पता नहीं क्या किसी ने क्या रखा हुआ है, अभी इसको पाँव मारकर यहाँ से साइड पे करते हैं। तो आशीष कहता है कि भाई जो पड़ा है उसको पड़ा रहने दे, तुझे पंगे लेने की क्या ज़रूरत है और यहाँ से निकलते हैं। अब जो बाकी सारे दोस्त थे वो तो नॉर्मल थे, मतलब ड्रिंक की थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि रमित की तरह अपने होशो आवाज़ में ही ना हो। रमित आशीष की बात को दरकिनार करता है और फिर उस हांडी की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। अब आशीष उसको थोड़ा सा कस के पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन रमित को ना जाने क्या होता है और वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। अब देखते ही देखते दोनों जाने गुत्थम गुत्था होने लग पड़ते हैं। ये देख के जो बाकी दोस्त हैं उनको छुड़ाने लग पड़ते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि आशीष और रमित गहरे दोस्त थे, या कह सकते हैं कि उनकी दोस्ती भाइयों से भी बढ़कर थी। लेकिन आज इन दोनों को लड़ते हुए उनके दोस्त हैरान थे, लेकिन कहीं ना कहीं समझ भी पा रहे थे कि रमित आज कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक किया है, लेकिन ये तो उसकी नई आदत तो थी ही नहीं। पहले भी वो ड्रिंक करता था और आशीष उसके साथ होता था। कभी ऐसा मौका आया ही नहीं कि रमित और आशीष के बीच में जो झगड़ा है वो हाथापाई तक उतर आए, और हाथापाई भी यारी दोस्ती वाली हाथापाई नहीं, बिल्कुल सीरियस, जैसे कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। अब रमित उसको गालियां बक रहा था, आशीष को, उसको थप्पड़ भी मार रहा था, हाथापाई पूरी तरीके से कर रहा था। आशीष अपने बचाव में जो कर सकता था कर रहा था, लेकिन वो किसी भी तरीके से रमित को उस हांडी की तरफ जाने दे नहीं रहा था। रमित गालियां निकालता है और कहता है कि इसको तो आज मैं साइड पे करके रहूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अब जैसे तैसे करके रमित को कंट्रोल में किया जाता है और जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक होने की वजह से कुछ देर तो वो मुकाबला करता है लेकिन फिर बाद में वो शांत हो जाता है। तो अब उसको उसके जो दोस्त हैं आशीष के साथ ही उसके घर पर छोड़ते हैं और निकल पड़ते हैं, और आशीष का जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि रह रह के उसको अपना कज़न ब्रदर सूर्या याद आ रहा था। रास्ते में उसके दोस्त पूछने की कोशिश तो करते हैं कि भाई क्या हो गया, देखते ही देखते हम दोनों में तो तुम उसको वहाँ पे उसको फेंकने देते। तो आशीष जो कहता है कि भाई मेरे साथ उसकी लड़ाई हो चुकी है, चाहे वो मुझे सारी उम्र ही ना बुलाए, चाहे मैं उसको सारी उम्र ना बुलाऊं, लेकिन ये काम मैंने होने नहीं देना था।
अब उसके दोस्त पूछते हैं कि भाई ऐसी भी क्या बात होगी, लेकिन रात ज़्यादा होने की वजह से तो ये जो अपनी वार्तालाप है इसको वहीं में छोड़ते हैं और कहते हैं कि बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब अगले दिन रमित की जब शराब उतरती है तो उसको हल्का फुल्का याद होता है, थोड़ा बहुत वो गुस्सा होता है अपने फ्रेंड आशीष से कि भाई इसने मुझ पर हाथ उठाया और एक छोटी सी तो चीज़ थी जो मैं कर रहा था, लेकिन अब वो भी गुस्से में था, शर्मिंदगी भी थी, ऊपर से जो आशीष है वो गुस्से में भी वो भी था। अब इनके जो कॉमन फ्रेंड होते हैं वो रमित को उसकी हरकत के बारे में बताते हैं और जो जो उसने गालियाँ बकी थी उसके बारे में बात करते हैं। ये सुन के जो रमित है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है और अपने दोस्त को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब इनकी दोस्ती में दरार आ चुकी थी। कुछ दिन कुछ महीने तक ये आपस में बात करते नहीं, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया था कि एक छोटी सी चीज़ को लेकर आशीष इतना कोशिश हो रहा था रमित को लेकर। एक हांडी तो थी, मारने देता उसको पाँव, लेकिन वो चाहता नहीं था कि जो उसके कजन सूर्या के साथ हुआ अपने दोस्त अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी हो जाए। अब क्या ऐसा हुआ था उसके कजन के साथ? रमित दूसरी तरफ कोशिश करता है मनाने की, जैसे मर्जी हो उसको करने की, फ़ोन करता है, फ़ोन उसका उठाता नहीं, घर पे वो मिलता नहीं। धीरे धीरे जो ये राज है वो रमित के लिए भी गहराता जा रहा था कि उसके फ्रेंड्स उसको ये पता लगा था कि भाई सूर्या कज़न किसकी बात हो रही है, ये मामला क्या है, शायद मैंने कुछ बड़ी गलती तो नहीं कर दी की होगी, इसलिए तो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे भाई जैसा दोस्त जो है वो मुझे बुला ही नहीं रहा। खैर, अब ये राज क्या था इसके बारे में तो आपको आगे चल के पता लगेगा। अब छोटा सा एक जो स्टॉप है वो लेना बनता है किस चीज़ के लिए, कि अगर आपको ये किस्से का बिल्डअप पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन की जो स्पीड है थोड़ी सी स्लो हो चुकी है भाई, बढ़ाइए इसको, और साथ के साथ ही दबा के शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस्से कहानियाँ कैसी लग रही हैं। अब चलते हैं इस किस्से के अगले पड़ाव की ओर। कुछ महीने बीतते हैं, आशीष का गुस्सा भी कुछ हद तक ठंडा हो जाता है, रमित भी बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहा होता है और कंटिन्यूसली कर रहा होता है। अब जब कोई इंसान किसी को बार बार लंबे अरसे तक मनाया जा रहा है और दूसरा इंसान मान नहीं रहा, तो इसके बावजूद भी वो इंसान उसको मनाया जा रहा है, तो ये बात इससे साबित होती है उस पर्सन को सच में ही अपनी गलती का एहसास है और वो ये ठान चुका है कि चाहे लाख बार मनाने की कोशिश करे, मैं अपनी ईगो कभी भी आगे नहीं आने दूंगा, और अगर कोई ऐसा करे तो मान जाना चाहिए, और अगर कोई अपनी ईगो ये रखे कि नहीं मानता तो कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं सी, तो फिर ऐसे लोगों से नाराज़गी हमेशा बनाकर ही रखनी चाहिए, क्योंकि इनके सामने किसी रिश्ते से ज़्यादा अपनी ईगो ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, अगर वो गलत नहीं है तो बात समझ में आती है, लेकिन गलत होने के बावजूद भी कुछ ऐसा करते हैं तो खैर कुछ समय बाद जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो भाई करते हैं, दोनों का मेल मिलाप कराते हैं। अब ये काफ़ी समय बाद एक जगह पे बैठे हुए थे, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, और रमित आज दारू नहीं पी रहा था और वो कह रहा था कि भाई मैंने दारू छोड़ दी है उस वारदात के बाद। ये सुन के आशीष खुश होता है, लेकिन साथ के साथ ही वो थोड़ा सा उसको गुस्से भी होता है कि भाई दारू छोड़ दी अच्छी बात है, अगर तू हांडी को उस दिन लात मार देता तो हो सकता है कि तू दुनिया भी छोड़ चुका होता। अब जब ये सारी बात सारे सुनते हैं ये सारी बात, तो सबके चेहरे जो हैं वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि भाई उस हांडी में ऐसा था क्या कि किसी की जान पर बना है, कोई बम था, क्या था, कोई केमिकल था। अब ये आंखें जो थी सबकी, मुंह कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन सबकी आंखों में सवाल था कि ऐसा भी क्या था उस हांडी में, और बार बार आशीष अपने भाई सूर्या जो कज़न ब्रदर था उसकी बात क्यों कर रहा था। खैर, जो आंखें हैं वो सवाल तो पूछ रही थी, लेकिन आशीष तो तभी जवाब देगा ना जब अपने कोई मुंह से सवाल पूछेगा। तो रमित पूछ ही बैठता है कि भाई मुझे बात तो बताओ कि हुई क्या, और ये सूर्या जो है ये क्या आपका, मुझे समझ नहीं लग रहा भाई तेरे कि क्या तू कहना चाह रहा। तो आशीष कहता है कि भाई फिर जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना तुम भी सारे, और साथ के साथ ही मुझे नहीं पता तुम इसको मानोगे या ना मानो, लेकिन एहतियातन तौर पर आगे से कुछ ऐसी चीज़ चौराहों पर ख़ास तौर पर नज़र आए तो उनसे अपनी दूरी बना के रखना, क्योंकि उनको उन चीज़ों को छेड़ने से तुम्हें कोई फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा।
और ये नुकसान कभी कभी पूरे के पूरे परिवार को ले लेता है, जैसे कि मेरे भुआ के परिवार को, मेरे कज़न ब्रदर सूर्या के परिवार को। अब जब ये बात सुनते हैं सारे दोस्त तो उनकी बातें समझ में तो आ रही होती है कि सूर्या और उसके परिवार की जो बात अब होने लगी है वो निश्चित तौर पर इस दुनिया में तो है ही नहीं। और उनका इस हांडी से लिंक क्या है? अब आशीष बोलना शुरू करता है। आशीष कहता है कि मेरा भाई सूर्या मेरी भुआ का लड़का, बड़ा उनका हंसता खेलता परिवार था। सूर्या उनका इकलौता बेटा था और जो मेरे भुआ जी थे वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी और जो फूफा जी थे उनका एक अच्छा खासा अपना बिजनेस था। छोटा सा परिवार, किसी तरीके की कोई पैसों की कमी नहीं, किसी तरीके के कोई हेल्थ का इशू नहीं, अपना घर अपनी गाड़ी। लेकिन सूर्या एक दिन ऐसी गलती कर बैठता है। अब इसको जाने अनजाने वाली बात होती है ना, कहते हैं कि जाने अनजाने होगी, यही बात हुई कि जानता भी था शायद वो और अनजाने में भी कि इस हद तक ये बात आ जाएगी। सूर्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था। अब उसका कारण क्या था? ये बात है आज से कुछ साल पहले की। 6 महीनों के बीच बीच में ही उसके माँ और उसके बाप दोनों इस जहां से जा चुके थे। और जैसा कि मैंने कहा कि किसी रोग का कोई नामो निशान नहीं, और अगर कोई होता भी तो पैसा तो था इतना कि जिससे बचा जा सकता था काफ़ी हद तक। लेकिन अगर कोई रोग होता तो उसकी दवा होती। 2 हंसते खेलते लोग स्वस्थ, और वो भी सूर्या के माँ बाप अब चले गए तो किसी भी पर्सन का डिप्रेशन में आना तो बनता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा सूर्या को पछतावा था। किस बात का? कि अगर उस रात वो हरकत ना करता तो शायद आज उसके माँ बाप होते और कहीं ना कहीं उसके बाद सूर्या भी होता। अब आशीष का सूर्या से प्रेम काफ़ी था। आशीष अपनी बुआ को, अपने फूफा को तो खो चुका था, लेकिन वो सूर्या को इस तरह देखना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जो हुआ वो उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, जो मर्जी हो जाए, लेकिन आगे की ज़िंदगी को तो सही तरीके से बिताया जा सकता है। अब वो सूर्या को समझाना शुरू करता है, उसको मोल्ड करना शुरू करता है, लेकिन सूर्या कहता है कि कौन सी ज़िंदगी, कैसी ज़िंदगी, ये जो ज़िंदगी है ये भी कुछ दिन की मेहमान है। अब ये सुनने के बाद तो आशीष डर जाता है और वो उसके दिमाग में चीज़ें कुछ आने लग पड़ती है कि भाई कहीं ये सुसाइड वगैरह के बारे में तो नहीं सोच रहा। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि सूर्या को अपनी मौत नज़र आ चुकी थी। उसको ये पता लग चुका था कि मेरे माँ बाप के बाद अब मेरी बारी है। अभी पहले तो निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, यानी उसके माँ बाप की, अब गुनाहगार की मौत होना बाकी है। अब जब ये बात सुनता है आशीष और कहता है कि भाई क्या बके जा रहा है, अपने होशवाज में है? तो वो कहता है कि भाई अब तो जाकर होशो आवाज़ आया, और जब आया है तो पछताने के अलावा मेरे सिवा कुछ मेरे पास है नहीं। आशीष कहता है कि भाई पोएटिक वर्जन से बाहर निकल, जल्दी से मुझे बात बता, हुई क्या तूने कर दिया, क्या चीज़ हुई? और ये चीज़ तो मेरी समझ में पड़े है कि देखते देखते फूफा जी और बुआ जी अपने हाथों से निकल गए यार। हमारे हाथों से ही, मतलब कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक, कोई भी ये चीज़ सोच ही नहीं सकता कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता। तो सूर्या कहता है कि भाई जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, वो बात मान ना मान मुझे इसका पता नहीं, लेकिन वो सच में हुई ये बात। अब आशीष कहता है कि भाई रात से पर्दा उठा, बता क्या हुआ। तो सूर्या कहता है कि तुझे पता ही है भाई, मुझे यारों दोस्तों के साथ ड्रिंक वगैरह करने का जब होते हैं इकट्ठे शौक है काफ़ी। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है। तो कहते हैं कि भाई ऐसे ही एक बार हम ड्रिंक करके रास्ते में जा रहे थे और चौराहे पर एक हांडी पड़ी हुई थी। अब वो हांडी देख के मेरे मन में शरारत आई कि मैं इस हांडी को क्यों ना लात मार दूं, बिना किसी वजह से, ना मेरा उससे कुछ लेना ना कुछ देना। अब जैसे ही मैं उस हांडी की तरफ बढ़ने लग पड़ा, जो मेरे दोस्त हैं वो भी मुझे प्रोत्साहित करने लग पड़े कि भाई दूर तक जानी चाहिए, टूट जानी चाहिए, ये वो जो भी उनके मन में आ रहा था। जैसे ही इन्होंने उस हांडी को लात मारी तो उसमें से अजीब सी तरीके की राख निकली जो इनके सारे शरीर पर फैल गई। तो पहले तो ये समझ नहीं पाए, लेकिन जब इनके दोस्त इनको देख के हंस रहे थे तो ये सारे राख से भरे हुए थे। अब वो राख थी किसकी ये नहीं पता।
जल्दी ही ये भी पता लगने वाला था कि वो राख थी किसकी। अब ये उस हांडी को जब ऐसा करते हैं तो अचानक से उनको कुछ झटका लगता है कि जैसे पता नहीं उनके शरीर में कुछ एंटर किया है या फिर कुछ अजीब से उनके शरीर में चेंज आया। ये चीज़ सिर्फ ये महसूस कर पा रहे थे, उनके दोस्तों को तो कुछ ऐसा लगता नहीं। लेकिन उसके बाद जो इनकी हंसी थी, इनकी खुशी थी, वो दोस्त तो हंस रहे थे लेकिन ये नहीं। ये कह रहे थे कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ। जैसे जैसे ये घर की तरफ जा रहे थे, इनको अजीब सी हंसने की आवाजें आ रही थी किसी औरत की, और वो कह रही थी कि ये राख जो है, ये राख नहीं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। अब इनको ये समझ नहीं लग रहा था कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। ये बार बार इधर उधर देख रहे थे और इनके दोस्त इनका उल्टा मजाक उड़ा रहे थे कि भाई क्या हुआ, किस चीज को देखे जा रहा है, क्या चीज जो है तुझे नजर आ रही है, हमें नहीं आ रही। जैसे तैसे करके ये घर पहुंचते हैं, नहाते हैं और उसके बाद ये सो जाते हैं। लेकिन उस दिन जो इनको सपना आने वाला था, उसके बाद इनकी जिंदगी जो है वो अब बदलने वाली थी। क्योंकि जो सपने में आने वाला था, पहले इनको उसके बारे में सुनाई दे चुका था कि ये जो राख है ये मैं हूं। और वो कौन थी? वो थी डाकनी, शमशान की डाकनी। और जो राख थी वो राख किसी मुर्दे की राख थी, जिसको दफन करके उस हांडी में टूना करके किसी चौराहे पर रखा गया था एक मारण क्रिया के तौर पर। अब वो निशाना तो किसी और पर था, लेकिन उस का रुख ये बन के ना सिर्फ ये सूर्या बने बल्कि इनका परिवार भी बना। अब जो वो डाकनी है वो इनके सपने में आती है और ये सारी बात उसको सपने में बताती है कि कैसे ये मारण क्रिया किसी और पर पहुंची थी, लेकिन अब तू और तेरा परिवार, धीरे धीरे करके मैं सबको मारूंगी और शुरुआत तेरे परिवार से होगी। पहले तो उनको सपना लगता है और ये जो बात है अपने इतनी हावी नहीं अपने पर करते, लेकिन अभी 10 ही दिन तो बीते थे कि इनकी मदर की मौत होगी और उसके 1 महीने बाद इनके पिताजी की मौत भी होगी। अब शक करने की कोई गुंजाइश रही नहीं, क्योंकि जब भी उनके पहले माँ की मौत हुई और उसके इनके पिता की मौत हुई 1 दिन पहले, यानी 1 रात पहले, सपने में आके उसने कह दिया कि कल सुबह तू अपनी माँ को मुर्दा पाएगा और अपने पिता को मुर्दा पाएगा। और हुआ भी वैसे ही कि वो नींद में ही चले गए। अब जब ये सारी बात आशीष सुनते हैं तो उनको काफ़ी अटपटी लगती है और वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, कोई तुझे प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है। अब सूर्या हंस के कहता है कि भाई ये भी तू चाहो अपना पूरा कर ले, जो टेस्ट कर सकता है बड़े से बड़ा करा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह बात पक्की है कि कुछ ही दिनों बाद तुझे मैं नज़र नहीं आऊँगा। अब ये हड़बड़ाहट में अपने घर पे भी बात करते हैं और उसके बाद पहले तो सारे टेस्ट वगैरह कराते हैं, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती हैं, किसी भी तरीके की कोई भी मेडिकल इशू था ही नहीं। अब डॉक्टरी जो सारी सहायता तो ले ली गई और उससे इनको तसल्ली थी कि भाई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और अब समय था कुछ ऐसी सहायता लेने का जो डॉक्टरी नहीं होती, यानी कि तांत्रिक की, पंडितों की, जो भी इनसे बन पा रहा था। जब वहाँ पर पता किया गया तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो ये खेल है वो महीनों की नहीं दिनों की रह चुकी है। उस मारण क्रिया का जो काम है वो तकरीबन पूरा हो चुका है, क्योंकि जो वो मारण क्रिया हुई थी वो किसी सारे परिवार को मारने के लिए हुई थी और अब इनका जो परिवार है वो लगभग ख़त्म तो हो चुका था और सिर्फ ये बचे थे। और कुछ ही दिनों बाद ये भी अपने घर में मृत पाए गए और इनकी मौत सोते हुई जैसे कि इनके माँ बाप की मौत। बस अब सभी के सभी आशीष की बातों को सुन रहे थे बड़े ध्यान से, सबकी आंखों में खौफ, सवालियात भी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रमित जो है वो उठता है और आशीष को गले से लगाकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है, क्योंकि वो जान चुका था कि उस दिन कितनी बड़ी मुसीबत को जाने अनजाने में रमित गले लगाने जा रहा था और उसके दोस्त ने अपनी दोस्ती को दांव पर लगाकर उसकी मदद की। और अगर ऐसा कुछ हो जाता तो क्या पता कि आज रमित और उसका परिवार भी ना होते। हालांकि ये जरूरी नहीं कि उस हांडी में भी कुछ ऐसा होगा, हो सकता है कि वो नॉर्मल हो, लेकिन चांसेस तो
होते ही है ना, चौराहे पर यूं ही हांडियाँ जो हैं वो कोई रखता नहीं है। कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी तो होती है, कुछ ना कुछ काला जादू तो किया ही होता है। रमित समझ चुका था कि भाई कितनी बड़ी मुसीबत से मेरा पाला पड़ने वाला था, और उसकी वजह जो थी कहीं ना कहीं शराब थी। अगर वो बिल्कुल सूफी होता तो वो भी अपना रास्ता नापते चले जाते। शराब तो वो पहले ही छोड़ चुका था जब से उसकी आशीष के साथ लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बाद तो उसने पक्का मन बना लिया कि भाई बस अब इसी समय जो है इस चीज़ को विराम दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं शराब पी जाएगी। क्योंकि जब कई बार इंसान शराब पी के अपने होशोबाज में होता नहीं तो क्या पता क्या कर जाए, और अगर कुछ ऐसी गलती से हरकत कर दी तो फिर जो सूर्या और उसके परिवार के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। आई होप ये आपको जो किस्सा है पसंद आया होगा, और साथ के साथ ही अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और नया चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी ही चलते हैं अगले किस्से की और इससे पहले हम अगला किस्सा शुरू करें, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने किस्से मुझे भेजें और मैं उनको नरेट करूं अपने चैनल पर या पॉडकास्ट पर, तो आपको स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी और मेरी इंस्टा आईडी फ्लैश हो रही होगी, वहाँ पर आप मुझे इसकी डिटेल्स भेज सकते हैं, और साथ के साथ ही जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अब चलते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा है रश्मि और संजय का। दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी, और जो दोनों की नौकरी है वो एक ही शहर में थी, और ये शहर जो था इनकी अपनी लोकेशन, दोनों की अपनी लोकेशन में से किसी में भी नहीं था। यानी कहने का मतलब कि रश्मि एक शहर में रह रही है, संजय दूसरे शहर में रह रहा है, और इनकी जो नौकरी थी वो तीसरे शहर में थी, और ये बेसिकली इनकी लव मैरिज थी। अब लव मैरिज जब इनकी हुई तो फिर जो ये अलग अलग रह रहे थे तो इन्होंने सोचा कि अब एक ही फ्लैट में रहा जाए। तो पहले तो ये शेयरिंग में रह रहे थे अपने दोस्तों के साथ, रश्मि अपनी फ्रेंड्स के साथ, ये अपने फ्रेंड के साथ, और जब इन्होंने एक फ़्लैट लिया उसकी हिस्ट्री फिर से इनको पता करा लेनी चाहिए थी। मैं हर बार कहता हूँ कि भाई इतनी जल्दी भी क्या होती है। माना कि हम जब किसी नई जगह पे जाते हैं तो कई बार हमें वो जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छी लगती है, कई बार वो लुक्रेटिव लगती है प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ देखने में अच्छी लगे वो हो भी अच्छी। और यही जो चीज़ थी इनके साथ भी होने वाली थी। अब होता क्या है कि जब ये अपने फ्लैट में शिफ्ट होते हैं तो बिल्कुल फर्निश्ड फ्लैट होता है। काफ़ी खुश होते हैं कि भाई कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, सामान लेकर नहीं आना पड़ेगा, हर एक ज़रूरत की चीज़ थी। महंगा था लेकिन इनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, और इनके पास इतनी समर्था थी कि ये उस फ्लैट का रेंट दे सकें, तो इसलिए इनको कुछ इस तरीके की कोई समस्या थी नहीं। लेकिन समस्या थी जो वहाँ पर पहले से रह रहा था, या फिर कह सकते हैं कि पहले से रह रही थी। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो अलग से फ्लैट ले रहे थे, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर कोई अलग से रह रहा होगा या रह रही होगी। कुछ ऐसी चीज़ थी वहाँ पर, कुछ ऐसी आत्मा प्रेतात्मा थी जिसको इनका आना पसंद नहीं था, और इससे पहले भी ना जाने कितने लोगों को वो भगा चुकी थी। अब जो ओनर है वो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि भाई मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा तो मैं उसको लात मारूं। वो भी शायद चांस पे चांस ले रहा था कि शायद आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कोई ना कोई तो टिक ही जाएगा। लेकिन उसकी गलत फहमी थी, क्योंकि जब ऐसे फ्लैट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी जगहें जहाँ पर कुछ ऐसा वास हो जाता है और वो इतनी जल्दी से जाते नहीं जब तक कोई पर्टिकुलरली ज़बरदस्त तरीके से उनको बाहर निकाला जाए किसी प्रक्रिया से। अब संजय और रश्मि के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जो काफ़ी लोगों के साथ पहले हुआ था, लेकिन इन बातों को दबा दिया गया था क्योंकि फ्लैट्स होने के कारण वहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं कि लोग जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। सब अपने काम से काम रखने वाले लोग, कोई आता है कुछ दिनों बाद चले जाता है, किसी को इस चीज़ से कोई ज़्यादा मतलब था नहीं। अब इनके साथ होता क्या, 2-4 दिन तो इनके साथ जो हैं वो ठीक होते हैं, कोई किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन अभी रश्मि और संजय एक बात को नोटिस कर रहे थे कि जब दोनों अपने काम से आते हैं, वैसे तो इन दोनों के आने का समय, जो काम पे छुट्टी होने का समय तो अलग अलग था, लेकिन ये एक दूसरे की वेट करते थे और एक ही टाइम पर दोनों घर आते थे। जब ये दरवाज़ा खोलते थे तो कई बार ऐसा होता था कि जो पंखे हैं वो चल रहे होते थे,
अब सारे जो स्विच हैं वो बंद करके जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एक स्विच करके पंखा कोई चला रहा है? घर में इनके सिवा कोई था नहीं। ये इनका वहम था। पहले तो ये जो है वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन वायरिंग वगैरह सारी चेक करता है और वो कहता है कि भाई कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। अब इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक बार क्या करते हैं कि ये जो मेन स्विच है उसको बंद कर जाते हैं, और जब ये वापस आते हैं तो फिर पंखे चल रहे होते हैं। शुरू में तो इनको कुछ शरारत लगती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेन स्विच बंद है उसके बावजूद भी पंखे चल रहे हैं। अब कई बार जो ओनर है उसको भी कहा गया, इलेक्ट्रिशियन भी आया, लेकिन समस्या किसी को जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। अब धीरे 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 ये उसके यूज टू हो रहे थे कि भाई अब क्या कर सकते हैं, फ्लैट है ही इतना अच्छा कि अब इस छोटी सी बात पर हम छोड़ेंगे नहीं, चलते हैं तो चलने दो। लेकिन उन्होंने ये जानने की कोशिश की नहीं कि इनको चला कौन रहा है, या फिर कह सकते हैं कि चला कौन रही है। अब इस चीज़ के बारे में भी बहुत जल्दी ही इनको पता लगने वाला था। एक रात संजय जो है वो उठता है, और इनका जो फ्लैट के हैं बेसिकली 2 कमरे होते हैं। एक इन्होंने अपना सारा ऑफिशियल सेटअप इन्होंने किया हुआ था कि इन केस अगर वर्क फ्रॉम होम का भी थोड़ा बहुत इनका होता था तो करें, तो इन्होंने सारे लैपटॉप्स वगैरह वहाँ पर सेट किए थे, पीसी वगैरह सेट किए थे। और जो दूसरा कमरा था वो इनका बेडरूम था। अब संजय उठता है पानी पीने के लिए रात को, और जब उठ के जाता है फ्रिज से पानी पीता है तो अचानक से उसका ध्यान उस कमरे की तरफ जाता है। वो कमरा जो था वो थोड़ा सा हटके था, यानी कि वो इस तरीके की लोकेशन का था कि जो दूसरा इनका बेडरूम था वहाँ पर उस कमरे के पास खड़े होकर उस बेडरूम की तरफ नज़र पूरी तरीके से जाती नहीं थी। तो जब उसको संजय देखता है तो वहाँ पर देखता है कि कोई बैठा हुआ है, कंप्यूटर के पास कोई बैठा हुआ है, लैपटॉप के पास कोई बैठा हुआ है, यानी कि सीट पर कुर्सी पर बैठा हुआ है, लेकिन लैपटॉप वगैरह बंद है। अब वो संजय सोचता है कि यार मतलब रश्मि इस समय क्या कर रही होगी, शायद कुछ काम याद आ गया होगा, लेकिन लैपटॉप तो बंद है, चलो चलाने लगी होगी। अब वो उसको आवाज़ देना सही नहीं समझता कि कर रही है अपना काम करती रहे, लेकिन जैसे ही वो जब बेडरूम में आता है तो रश्मि वहाँ पर आराम से सो रही थी। ये देख के तो संजय की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब संजय जल्दी से दोबारा उस कमरे की तरफ जाता है और वहाँ पर कोई नहीं होता। संजय जब ये नज़ारा देखता है तो वो अब रश्मि को उठाता है और रश्मि को सारा वाक्य बताता है। जब रश्मि को ये सारा वाक्य बताता है तो रश्मि ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ती है। अरे क्या तुमने नींद में जा रहे हो, कहीं गलती से तुम्हें जो हो वहम पड़ा होगा। लेकिन संजय जो है वो अपनी बात पर दृढ़ था कि मैंने वहां पर किसी को देखा है, मुझे लगा था कि वो तुम थी, लेकिन वो तुम नहीं थी, क्योंकि अगर वो होती तो भाई यहाँ पर कौन आराम से सो रहा था। अब रात के समय में रश्मि भी इस चीज को लेकर ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहती थी, शायद वो डर रही थी, इसलिए वो कहती है कि सुबह देखेंगे। रश्मि तो जैसे तैसे फिर सो गई, लेकिन संजय को नींद पड़ नहीं रही थी और वो इंतजार कर रहा था सुबह होने का। अब सुबह दोनों अपने काम के लिए निकलते हैं और संजय उस मकान मालिक को फ़ोन करके कुछ जानने की कोशिश करता है कि अंकल यहाँ पर फ्लैट में कुछ पहले जो लोग रहते थे उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू करता है कि वो कौन थे। तो मकान मालिक पूछता है कि भाई क्या मतलब, मकान मालिक जो फ्लैट का वो ओनर था या मैनेजर था जो भी था, तो वो कहते हैं कि बात ऐसी है, वो सारी बात ऐसे बताते हैं। जो मालिक है उसकी जुबान की हड़बड़ाहट संजय का शक यकीन में बदल रही थी, लेकिन उसकी जो बातें हैं वो बिल्कुल लगती है और नहीं नहीं ये तो कुछ तुम्हारा वहम होगा बेटा, ऐसा कुछ है नहीं। अब संजय को लगता है कि हो सकता है कि मेरा वहम हो, लेकिन रश्मि का तो वहम नहीं था, क्योंकि जब अगले दिन इस बार रश्मि उठती है पानी पीने के लिए और जब वो जाती है तो उसको कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। रश्मि को लगता है कि संजय होगा, और जब वो अपने बेडरूम में वापस जाती है संजय आराम से सो रहा होता है। अब जो कल हाल संजय का था वो आज रश्मि का हुआ था। संजय तो किसी तरीके से रश्मि को उठाता है आराम से, लेकिन रश्मि की चीख से संजय की जाग खुलती है और रश्मि डर डर के संजय को सारी बात बताती है। और संजय कहता है कि अब यकीन हुआ जो मैं कह रहा हूं।
अब दोनों ये दोबारा सोने की कोशिश नहीं करते, ये उसी टाइम अपनी एसेसरीज मोबाइल्स वगैरह उठाते हैं, गाड़ी निकालते हैं और किसी होटल में चले जाते हैं। अगले दिन जब ये सुबह आते हैं तो सारे पंखे चल रहे होते थे। यूजुअल थिंग इनके लिए, कुछ अनयूजुअल था नहीं, लेकिन एक चीज़ अनयूजुअल थी। वो क्या थी कि जो इन्होंने ऑफिस का रूम बना के रखा हुआ था, वहाँ का जो पंखा था वो बंद था। अब इसमें अनयूजुअल क्या होगा? वैसे तो सारे पंखे चल रहे थे, ये नहीं चल रहा था, अच्छी बात है, लेकिन वो पंखा टेढ़ा हुआ था, जैसे नॉर्मल ये पंखा होता है टेढ़ा हुआ था। अब ये देखने की देर है, संजय और रश्मि को तो विश्वास हो चुका था कि हो ना हो इस फ्लैट में कुछ पैरानॉर्मल है। वो जल्दी से वो मकान मालिक मैनेजर जिसको बुलाते हैं और उसको ये चीज़ दिखाते हैं। अब जो उस मैनेजर मालिक की जो आंखें थी, उसका डर साफ साफ बता रहा था कि ये फ्लैट नॉर्मल है ही नहीं। अब संजय और रश्मि थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं और वो कहते हैं कि हम फिर सारे फ्लैट वाले इकट्ठे कर लेते हैं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो वही बता देंगे। इस पर फिर जो वो है ओनर या मैनेजर, वो कहता है कि किसी को भी ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर वो बताता है कि यहाँ पर एक लड़की रहती थी, उसकी नौकरी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा सैलरी थी, तो उसने ये पूरे का पूरा फ्लैट जो है वो लिया हुआ था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन उसने खुदकुशी कर ली, इसी पंखे, इसी जगह, इसी रूम में लटक के। उसके बाद से इस फ्लैट में कुछ ज़्यादा समय तक रहा नहीं। लोग कुछ समय रहते थे, छोड़ जाते थे, कोई जवाब स्पेसिफिकली देते नहीं थे कि वो छोड़ क्यों रहे हैं। लेकिन आप जो हैं कुछ दिनों से ऐसे कर रहे थे, तो मेरे लिए भी ये नई बात थी। अब वो उसके लिए नई बात थी या फिर वो ये जताने की कोशिश कर रहा था, ये तो पता नहीं। लेकिन रश्मि और संजय एक चीज़ तो डिसाइड कर चुके थे कि ये फ्लैट जो है वो उन्होंने लिया और वहीं दो जाने ही रहेंगे। अब किसी फिलहाल तीसरे के लिए उनके फ्लैट में जगह बनेगी नहीं। अब कायदे से ये फ्लैट उनका नहीं था, कायदे से फ्लैट अब उस लड़की का हो चुका था। तो जो उन्होंने डिसाइड किया बिल्कुल ठीक किया। इमीडिएटली दे हैव लेफ्ट द फ्लैट और फिर कुछ दिन होटल में रहे और दूसरा फ्लैट लिया और आज जहाँ पे भी रह रहे हैं बिल्कुल ठीक रह रहे हैं। लेकिन वो जो परछाई, वो जो आकृति, वो जो एंटिटी इनको दोनों को नजर आई, वो किसी भी इनके लिए खौफनाक वाक़ये से कम नहीं थी। आई होप ये आपको किस्सा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। अब जो है आपसे विदा लेने का वक्त है और जल्दी ही आपसे मिलेंगे किसी नए एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।